अच्छा, एक बार आपको हम जरा जापान लेकर चलते हैं। G7 की बैठक चल रही है, समिट चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई है और दोनों नेता गले मिले। जब आमना सामना हुआ, जो बाइडेन जब इस बैठक में आए, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई। कई बार दोनों नेताओं की बातचीत हो चुकी है इससे पहले। तो G7 समिट से ये तस्वीर आई है। उसके सबसे बड़े नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात। उसके प्रमुख और प्रधानमंत्री और जो बाइडेन जिस तरीके से गले मिले हैं, अब इसको लेकर के और बहुत चर्चाएं भारत में शुरू हो जाएंगी, जाहिर है। अभिजीत, क्या मैं तो आपसे पूछता हूं, इस पर ऑपोजिशन का पहला रिएक्शन क्या आएगा? संघर्ष कर ऑपोजिशन का पहला रिएक्शन ये होगा कि ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ये ऑलमोस्ट एक किस्म का प्रिडिक्टेबल रिस्पांस बन गया है कि हर चीज फोटो अपॉर्चुनिटी है। कल आपने देखा था कि मोदी जी जब गए थे नए संसद में उसको देखने के लिए, वो बोल रहे थे देखो यही फोटो अपॉर्चुनिटी है। जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब इंस्पेक्ट करने गए थे, तब फोटो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक फोटो में उनका बस अकेले थे। तो वो बोल रहे थे कि ये मोदी दिखाना चाहते हैं कि बस निर्माण भी उन्होंने किया, कंसेप्शन भी उन्होंने किया। वो फिल्म आते हैं ना जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस सभी एक ही बंदा होता है, उसी की तरह वो थोड़ा ये करना चाहते हैं इसको कि ठोकना चाहते हैं थोड़ा। तो ये तो बहुत पुराना उनका स्ट्रैटेजी हमेशा से रहा है। मैं नहीं मानता हूं ये आजकल काम करता है। उनको कोई नया स्ट्रैटेजी थोड़ा तो उन्होंने तो G7 समिट को लेकर के भी कहा कि भाई इसके लिए क्यों इतना हंगामा मचाया जा रहा है, कौन सी नई बात हो रही है? ये सच बात तो है कि इसमें कौन सी नई बात हो रही है। ये हर साल कई बार साल में 2 बार होता है, तो नई बात तो कुछ नहीं है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर बार जो इसका जो एक्सटेंडेड समिट होता है, जो G7 इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए जो बुलाते रहते हैं, वो हिंदुस्तान को हर बार बुलाया जाता है। और वो एक इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब थोड़े लोअर रैंक के डिप्लोमैट्स कोई अग्रीमेंट नेगोशिएट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपको बेसिकली अटकलें आ जाती हैं और इसका समाधान ढूंढने के लिए हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को मीट करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई अटकलें हैं, अगर कुछ बात हुआ है जिसमें अटकलें हैं, उनमें बायलैटरल बात करना और फिर एक ग्रुप में बैठ के बात करने में बहुत महत्वपूर्ण ये है उसको समाधान ढूंढने में। जी ठीक। देवेंद्र, अब प्रधानमंत्री जो बाइडेन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, G7 समिट होने जा रहा है और क्वाड की मीटिंग भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। आज की जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं सौरभ, उसमें देखेंगे कि बाइडेन चल कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बैठे हुए थे अपने चेयर पे। उसके बाद जब बाइडेन चल के आए तब ये उठ के जा रहे हैं। और जिस प्रकार से बार बार इस बात को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में किसी भी बड़े मंच पे भारत की आवाज़ की अनदेखी अब नहीं की जा सकती, नहीं की जाती है, उस लिहाज से समझाया जा सकता है। दूसरी चीज़ की G7 जो कि दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियाँ हैं, उसमें से आप देखें तो 3 देश ऐसे हैं जिनसे उनसे बड़ी इकॉनमी भारत की है। और बार बार इस बात को लेकर कहा जाता है कि अब उसका एक एक्सपेंशन होना चाहिए अगर इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आधार पर उस ग्रुप का संगठन किया गया है तो। लेकिन जिस प्रकार से भारत को बुलाया जा रहा है, 3 सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। दूसरी चीज़, क्वाड अपने आप में महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ की जेलेंस्की का वहाँ आना। और इस देखें कि पूरे एजेंडे में कल जापान में कई सारे लोगों से बातचीत हो रही थी जो वहाँ पे गए हुए हैं। उनका ये कहना था कि एक तरह से हाईलाइट बन गया इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे जो मुलाकात होगी वो एक सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया। ये अपने आप में बताता है कि भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। जी ठीक। G7 में भारत, जैसा अभी अभिजीत आप कह रहे थे कि नया तो नहीं है, लेकिन इस बार की मुलाकात से भारत की क्या अपेक्षाएं हैं क्वाड को देखते हुए और तमाम बातें? तो आपको याद होगा कि क्वाड का समिट जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में होना था वो कैंसिल हो गया था। तो एक किस्म से इधर क्या होने वाला है कि एक किस्म का मिनी क्वाड ही कुछ मिलने वाला है इधर। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है इधर, अमेरिका से काफ़ी सारे मिक्स्ड सिग्नल्स आए जा रहे हैं पिछले कई महीने से। आपने देखा था कि कैसे वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स का रिपोर्ट रिलीज़ किया गया था और उस पर एक किस्म से हाथ रखा था एंटनी ब्लिंकन ने, जो उनके विदेश मंत्री हैं। और दूसरा आपने देखा होगा कि इधर जो US एम्बेसी हैंडल है, वो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को प्रमोट करते रहता है, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन के बारे में बात करते रहता है।
जबकि हमको पता है कि जो डरहम रिपोर्ट अभी निकला है अमेरिका में, उसमें सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन तो ये लोग खुद ही करते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट खुद करता है। इनके बॉस जो थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने सबसे ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन निकाला था वो ट्रंप और रशिया का कोल्यूजन रिपोर्ट में। और फिर दूसरा साइड है जहां आप देख रहे हैं कि उनका जो नए राजदूत आए हैं एरिक गारसेती, वो जाके ये सब वड़ा पाव खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं मुंबई में। हैरानी की बात है उनको अभी तक दिल्ली बेली नहीं हुआ है या मुंबई बेली नहीं हुआ है। बट इसमें क्या होता है आप देख लीजिए, अमेरिका में जो सरकार चल रही है, बाइडेन काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, और जो कमला हैरिस हैं उनका ज़्यादा भाव नहीं है उनके सरकार के अंदर। तो उनका सरकार जो है अलग अलग साइलोज में चल रहा है। दाएं हाथ को पता नहीं होता है बाएं हाथ क्या कर रहा है, दाएं हाथ कुछ और कर रहा होता है, बाएं हाथ कुछ और कर रहा होता है। और जब बाइडेन ने जाके ढूंढ के मोदी जी को मिल के फिर हाथ मिलाया, गले लगाया, वो एक किस्म से गवर्नमेंट को सिग्नल, उनके खुद के गवर्नमेंट को सिग्नल भेज रहा है कि भाई शांत हो जाओ, हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, फालतू में ये अनशंट मत किया करो, ठीक से रिलेशनशिप को संभालो। इन्होंने मतलब अभी जो आप ये जो ऑप्टिक्स हम देख रहे हैं कि वो मिले हैं मोदी जी से आकर के, तो आप कह रहे हैं कि वो अपनी सरकार को, भारत में अपने तंत्र को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कोई मिक्स्ड सिग्नल्स ना दें, भारत हमारा मित्र देश है। हाँ, पर इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है कि उनका खुद का सरकार उनको सुनेगा या नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनको तो कोई सुनता ही नहीं है। वो तो अब एक किस्म से फोटो अपॉर्चुनिटी बन गई हैं और एक किस्म से कॉमेडी शो बन गई हैं। बट इसका क्या होने वाला है हम देखते हैं। मेरे को नहीं लगता है कि उनका सरकार सुनने वाला है। ज़ेलेंस्की के साथ जो मुलाकात होने वाली है उसको लेकर के भी काफ़ी दिलचस्पी रहेगी। खासकर हम देखते हैं यूरोपियन मीडिया जो है, अभी हमारे विदेश मंत्री गए हुए थे, उनके भी कुछ इंटरव्यूज़ मैंने सुने, उसमें खास करके ये सवाल उठता है भारत की भूमिका क्या है, भारत क्या रुख रख रहा है, भारत कंडेम क्यों नहीं करता खुले तौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध को, या रूस को कंडेम क्यों नहीं करता है। उसका जवाब वित्त मंत्री ने बड़ा डट करके, विदेश मंत्री ने बड़ा डट करके दिया। ज़ेलेंस्की से जब मुलाकात होगी तो आपको लगता है कि कोई दबाव भारत के ऊपर होगा कि उनके साथ मुलाकात के अंदर हम क्या संदेश देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी दबाव नहीं होगा, क्योंकि जो भी बोलना था, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि जो भी जयशंकर जी खुलेआम बोलते हैं उससे ज़्यादा काफ़ी कड़क से वो प्राइवेट में बोलते हैं। और जो प्राइवेट में बोला जाता है, जो उस तरफ से जो दबाव आता है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। पिछले साल जून जुलाई तक बहुत ज़्यादा दबाव था हमारे पे कि आप पब्लिक में आके रूस की निंदा करो, ये करो, वो करो, और हमारा लाइन था कि भाई ये अभी बहुत गुस्से में है, इतना ये नहीं करना चाहिए। पर जून जुलाई के बाद हमने फिर उनको आईना दिखाना शुरू किया कि भाई जब भी पाकिस्तान हमारे को ये करता है, चीन हमारे को ये करता है, आप क्यों नहीं इसी जो बिना ये जो द्विमुखी किस्म से आप पाकिस्तान की निंदा करते हो कि हिंदुस्तान को भी ये सब देखना चाहिए, आप पाकिस्तान को ये सब क्यों नहीं करते हो, आप चीन को ये सब क्यों नहीं करते हो। तो वो उनको मैसेज चला गया था, तब से दबाव कम है, तो मिशन अकम्प्लिश्ड है एक किस्म से। इस बार दबाव नहीं होगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है त्रिपाठी साहब आपका। तस्वीर जापान से आ रही है, मोदी जी बैठे थे, जो बाइडेन चलकर आए, दोनों नेता गले मिले। अब इसको लेकर भारत में और चर्चाएं होंगी अब, लेकिन हमारे साथ देवेंद्र बैठे हैं यहाँ पर और अभिजीत जी हैं यहाँ पर। उनका दोनों का कहना है कि विपक्ष जो बोले, लेकिन ये दिखाता है कि किसी भी वर्ल्ड फोरम पर अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे कोई भी स्टेज हो और कोई भी देश हो। अच्छा, बात नहीं हो पा रही है उनसे अभी तक। इससे पहले हम लोग जो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में हम बात कर रहे थे, देवेंद्र, उस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहता हूं। भारत की भूमिका बड़ी स्पष्ट रही है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, लेकिन ये मुलाकात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहने जा रही है, इसको लेकर दिलचस्पी जरूर है। और भारत के स्टैंड और दबाव की बात सौरभ जो आपने पूछा था, उसको इस लिहाज से ही समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए हैं तो जापान में उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया योमिरी शिंबुंग करके एजेंसीज को, तो उस इंटरव्यू में भी ये पूछा गया और जो सवाल था प्रधानमंत्री से ये कहा गया कि रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन पे, इस पर आपका क्या स्टैंड है, भारत का क्या स्टैंड है। और वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी दबाव में आए भारत के स्टैंड को एक बार फिर से दोहराया है कि भारत तो बार बार इस बात को कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर के आधार पर
एक दूसरे की संप्रभुता और सीमा की सुरक्षा आप करें, उसका रिस्पेक्ट करें। भारत हमेशा से इसका पक्षधर रहा है। तो कुल मिलाकर आप रशिया यूक्रेन के मामलों में पहले भी देखते रहे हैं कि कई बार तो ऐसा हुआ कि अमेरिका भारत के लाइन को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन को वो कोट करता नजर आया। तो वहां पर अभी भी दिख रहा है कि इस पूरे क्राइसिस को लेकर भारत ने जिस प्रकार से अपने स्टैंड को पहले दिन से रखा है, आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। हर्षवर्धन जी अब जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, अभी तस्वीर आई है जापान से G7 समिट में, जो बाइडेन चलकर पहुंचे मोदी जी के पास, दोनों नेता मोदी जी उठे, दोनों नेता गले मिले हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आता ही होगा, लेकिन अभी यहां जो चर्चा चल रही है उसमें ये बात जरूर दिखाई दे रही है कि अब इतना तो है कि किसी भी फोरम पर, किसी भी स्टेज पर अब भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब वहां पर जेलेंस्की के साथ भी भारत की मुलाकात होने जा रही है, क्वाड का समिट भी होगा। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्ल्ड पॉलिसी, वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर जो भारत की नीति तय की थी, अब उसकी प्रतिष्ठा का समय है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो जब मई 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर आए थे, प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने पहले कहा कि नेबरहुड फर्स्ट की हम पॉलिसी करेंगे, उसमें उन्होंने कई जोखिम भी लिए थे। लेकिन उसके बाद उन जोखिमों के साथ साथ उन्होंने एक चीज तय की कि अगर भारत के हितों के लिहाज से, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन देश हो, अगर वो उसके हितों के लिहाज से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बात नहीं कर रहा है तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके लिए मिनिस्टर होते हैं, उसके लिए जो डिप्लोमेटिक फोरम्स होते हैं, और चाहे चीन का मसला रहा हो, चाहे पाकिस्तान का मसला रहा हो, और यहां तक कि कई मसलों पर अमेरिका को भी भारत ने आईना दिखाया, विशेष करके युद्ध के मसलों पर, विशेषकर टेरर फंडिंग के लिए जो पाकिस्तान को जो लगातार टेरर फंडिंग होती रही, और यही वजह रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेरर फंडिंग को खत्म किया। लेकिन अमेरिका का दबाव लगातार यह था कि भारत के बाजार को पूरी तरह से उनके हवाले कर दे, डिफेंस डील्स को उनके हवाले कर दे। इसमें भारत बहुत स्पष्ट था कि अमेरिका अपने हितों के लिए पाकिस्तान तक को टेरर फंडिंग करेगा, और हमारी सुरक्षा के लिए हमको कहीं बेहतर सौदा मिल रहा है तो अगर उसको रोकेगा तो हम ये मंजूर नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, उसके बावजूद कंपनियों के हितों को लेकर अमेरिका ने समझौते किए, यहां तक कि एक बार तो समझौता हुआ, लगा कि अमेरिका और चीन के बीच बात बन जाएगी, लेकिन फिर से चाइनीज वायरस आता है और दुनिया दूसरी तरह से सोचने लगती है। आज की तारीख में भारत को इग्नोर करना अमेरिका के लिए मुश्किल सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उसकी कंपनियों के हित फंसे हैं। अब दुनिया में जो लीडरशिप के तौर पर करता था, वहां भारत विकल्प के तौर पर खड़ा है, एक डेमोक्रेसी के तौर पर। और भारत रशिया हो या फिर पाकिस्तान या चाइना या यूक्रेन, उन जगहों अपने हितों के लिहाज से बात कर रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है। ये पहला मौका नहीं है। बाइडेन साहब पहले भी नरेंद्र मोदी के पीछे से आते हैं, उनकी पीठ पर थपथपाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। आज फिर से वही होता हुआ दिखा। तो अब ये सामान्य है, मोदी दुनिया के लीडर्स में है, उसी तरह से व्यवहार। नहीं, देखिए मैं सवाल क्यों पूछा आपसे, मैं आपको जयराम रमेश साहब का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। कल का ट्वीट है वैसे, इसके बाद नया वाला आता होगा। कल उन्होंने लिखा था कि जापान के हिरोशिमा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में स्वघोषित विश्व गुरु के शामिल होने को लेकर फेक नैरेटिव बनाना और फैलाना शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह नियमित रूप से ऐसे G7+ शिखर सम्मेलनों में भाग लेते थे। ऐसे में इस सम्मेलन को लेकर ढोल पीटने का उद्देश्य न सिर्फ, गौर कीजिएगा, द ग्रेट लीडर द्वारा खुद की प्रशंसा करना है, बल्कि शासन की निरंतरता और पिछली सरकारों के योगदान को मिटाना है। हर्ष जी, देखिए सौरभ जी, जब जयराम रमेश जी या कोई भी कांग्रेसी नेता ऐसी बात कहता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक विपक्ष वो था जो अटल बिहारी वाजपेयी का था, जो किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भूमिका को लेकर कहते थे कि नहीं, हमारे देश का प्रधानमंत्री हर जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में, यहां तक कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, गुट निरपेक्ष, उसमें भी कहा कि हमारी भूमिका बहुत अच्छी है। यहां तक कि कई बार जो नीति के तौर पर जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से एकदम उलट नीति होती थी, फिर भी ये कहा कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही। मुझे तो लगता है कि अगर ये वाला विपक्ष होता तो जो हरकतें की इंदिरा गांधी जी ने, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो आज का जैसा विपक्ष होता तो हो ही नहीं सकता था।
ये हरकतें किसी भी नेता को शोभा नहीं देती हैं। जी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में स्पेशल इनवाइटी है, एक्सटेंड किया गया है, तो आप ध्यान दीजिए ये आज का मसला नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शामिल किया था तो दुनिया भर में इसको लेकर आर्टिकल्स लिखे गए थे और ये कहा गया कि ये बदलते जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस का एक सुंदर चित्र है। कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन देवेंद्र, जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए जयराम रमेश तंज में, कि स्वघोषित विश्वगुरु और द ग्रेट लीडर, ये मोदी जी के लिए कहा गया। और सर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है देश में और जो उनके समर्थक हैं, अगर उनसे बातचीत जब की जाती है तो उनके जो अच्छी बातें वो बताते हैं, उसमें से एक बड़ा मसला ये रहता है उनके तरफ से कि पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि अपोजिशन की पार्टी है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उस चीज़ को आप कैसे काउंटर करें। और इस तरह के जो ट्वीट होते हैं ऐसे अवसर पे, उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इंटरनेशनल छवि भारत की बनी है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते बनी है। लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखें तो सबसे बड़े गवाह सौरभ वो हो सकते हैं वो लोग जो कि एनआरआई हैं। आप किसी भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पे जाते हैं और उनके वहां मौजूद एनआरआई से अगर बात कीजिए तो ये बताते हैं कि पहले कैसा था और अब कैसा है। वहां पे ये समझ में आ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते भारत की छवि कितनी मजबूत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।